जब बच्चा कहता है मैं उदास हूँ तो पेरेंट्स कहता है ऐसे ही कर रहा है तू, पढ़ाई का स्ट्रेस है, ये है। तो हम कुछ रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं जो बढ़ते 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 सुसाइड तक बात पहुँच जाती है। मेंटल हेल्थ तो होनी नहीं चाहिए और हो ही नहीं सकती। हमारे बच्चे के पास सब कुछ है, वो सब हमने उसको सारी फैसिलिटी दे रखी है, तो ऐसा क्या है कि उसको मेंटल हेल्थ इशू है। सोशल मीडिया है, देन एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की, सोसाइटी की, उनकी खुद की, तो बहुत कारण होते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन के। हमने अपने बच्चों को हारना सिखाया नहीं, हमें अपने बच्चों को जो मांगा वो दे दिया फटाफट से, बिना उनके जाने या कि उनको ज़रूरत भी है कि नहीं। सारा ज़माना सोशल मीडिया का है, लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है मेंटल स्ट्रेस को लेकर। बच्चे खुद की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, उनको परफेक्ट बनना है। जैसे हमारा सोशल मीडिया दिखाता है सब कुछ परफेक्ट है, सोशल मीडिया पे कुछ कोई फेल नहीं हो रहा है। और हम बच्चों का कभी IQ एप्टीट्यूड टेस्ट कभी नहीं कराया हमने। उनका एप्टीट्यूड है भी के नॉन मेडिकल मेडिकल में नहीं, ये हमें नहीं पता होता, हम बस भेज देते हैं। ये सब मिला जुला के सब कारण है, पेरेंट्स का, एनवायरनमेंट का, कोचिंग इंस्टीट्यूट का। ज़रूरी नहीं है आप इंजीनियर बन के ही खुश रहेंगे, ज़रूरी नहीं है आप डॉक्टर बन के ही खुश रहेंगे। आपका बच्चा अगर डिप्रेशन में चला गया, दवाइयाँ में चला गया कि उसको साइकेट्री मेडिसिन लेनी पड़ी, उस डॉक्टर का क्या फ़ायदा। मेरे फ्रेंड्स बाहर गए हैं तो मैं क्यों नहीं गया, उससे भी सैडनेस हो जाती है। देन अचीवमेंट का प्रेशर कि वो अचीव कर गया। बताना चाहूँगी कि सोशल मीडिया बहुत फेक है, बहुत कुछ सही नहीं होता है उस पर, जो दिखता है वो नहीं होता है। कंपैरिजन्स ना करें, हम देखें कि हमें क्या चाहिए। पेरेंट्स और बच्चे में एक कम्युनिकेशन गैप है, इसका मतलब आप अथॉरिटी ज़्यादा दिखा रहे हैं, आप उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मेहनत का फल हमेशा पॉजिटिव नहीं हो सकता, कई बार आप उस मेहनत 100% देते हो फिर भी फेल करते हो, ये रियल लाइफ है। फिजिकल एक्टिविटी को मैंडेटरी बनाएंगे तो मेंटल हेल्थ इशू कभी नहीं होगा। चढ़ा हुआ पानी स्टिंग करता है, बैठा हुआ इंसान इमोशनली हैवी हो जाता है। बहुत ज़्यादा उदासी हो रही है या बहुत ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हेल्प लीजिए, है ना। अब पेरेंट्स को बताइए कि मुझे दिक्कत आ रही है। इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में जहाँ लोगों को सोशल मीडिया फॉलोअर्स का इतना क्रेज़ है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो असल ज़िंदगी में वो लोग उतने ही अकेले पाए जाते हैं। खासकर यंगस्टर्स की मैं अगर बात करूं तो वो यंगस्टर्स जो अपने घरों से दूर रहते हैं, कोई करियर बनाने के लिए, कोई फ्यूचर बनाने के लिए या फिर कोई स्टडी के लिए, वो बच्चे आजकल इतने मेंटल स्ट्रेस में हैं कि अपने ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए वो एक पल के लिए भी नहीं सोचते। ना सिर्फ घर से दूर रहने वाले बल्कि आजकल हर एक बच्चे को मेंटल स्ट्रेस है। और अगर हम बात करें कोटा की, तो वहाँ जो बच्चे अपना फ्यूचर बनाने के लिए आते हैं, उस हालातों से वो गुजरते हैं कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। वो एक भी पल के लिए ना ही अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, ना ही अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं। यूं कहिए कि जिंदगी को खत्म करने से पहले वो एक बार भी अपनों का ख्याल नहीं करते। इसी गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रूबी आहूजा मैम, जिनका मैं स्वागत करूंगी कि रोजाना स्पोक्समैन को आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम दिया। सो मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि जो बच्चे सुसाइड करते हैं उनके दिमाग में कौन कौन सी ऐसी चीजें चल रही होती हैं कि वो अपनी जिंदगी को खत्म करने की सोचते हैं। ठीक है जानवी, तो पहला कारण सुसाइड का मैं समझाऊंगी कि क्यों करते हैं बच्चे सुसाइड। तो अंडरलाइन कॉज होता है डिप्रेशन या एंजाइटी में होते हैं, जो कि अनडायग्नोज, अनट्रीटेड और पेरेंट्स कई बार इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ के साथ बहुत बड़ा स्टिग्मा है। तो हमें जब बच्चा कहता है मैं उदास हूँ तो पेरेंट्स कहता है ऐसे ही कर रहा है तू, पढ़ाई का स्ट्रेस है, ये है। तो हम कुछ रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं जो बढ़ते 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 सुसाइड तक बात पहुंच जाती है, क्योंकि हम आइडेंटिफाई करना नहीं चाहते। हमें लगता है कि मेंटल हेल्थ तो होनी नहीं चाहिए और हो ही नहीं सकती, हमारे बच्चे के पास सब कुछ है, वो सब हमने उसको सारी फैसिलिटी दे रखी है, तो ऐसा क्या है कि उसको मेंटल हेल्थ इशू है। सो मेंटल हेल्थ का कारण होता है जेनेटिक भी हो सकता है, अगर घर में किसी को मेंटल हेल्थ इशू रहा हो जो कि कभी डायग्नोज नहीं हुआ हो। अल्कोहल है घर में, अगर कोई शराब पीता है जिसके पेरेंट्स, वो एक जेनेटिक हो सकता है। और एक एनवायरमेंटल स्ट्रेसर है, जैसे बच्चे आजकल बहुत ही प्रेशर में हैं, बहुत कुछ है एनवायरनमेंट में जिनसे उनको डील करना पड़ा है। जैसे आपने कहा सोशल मीडिया है, देन
एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की, सोसाइटी की, उनकी खुद की, तो बहुत कारण होते हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन के। तो जब ये अनडायग्नोज और अनट्रीटेड रह जाएगा तो बच्चा इतना हार्श कदम तभी उठा पाएगा। दूसरा कारण हो सकता है, इसके अलावा भी जो कारण होते हैं कि पेरेंटिंग सबसे बड़ा फैक्टर है। पेरेंटिंग, हमने अपने बच्चों को हारना सिखाया नहीं, हमें अपने बच्चों को जो मांगा वो दे दिया फटाफट से, बिना उनके जाने या कि उनको ज़रूरत भी है कि नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे आगे हम बात करेंगे जब भी अब इंटरव्यू चलेगा। सो ये 3-4 कारण हैं। अगर हम जल्दी डायग्नोज कर दें अगर मेंटल हेल्थ इशू, तो शायद हम उस सुसाइड को रोक सकते हैं, उसको बच्चे को हम बचा सकते हैं। जी मैम, मैं ये भी पूछूंगी कि स्टडीज़ को लेके सच में बच्चों पर इतना मेंटल प्रेशर होता है, क्योंकि स्टडीज़ की बात मैं इसीलिए बार बार कर रही हूँ क्योंकि कोटा में अक्सर देखा जाता है कि आए दिन या आए महीने जो है वो बच्चे सुसाइड करते हैं। तो क्या सच में स्टडीज़ का इतना प्रेशर होता है कि बच्चा ज़िंदगी ख़त्म करने की सोच लेता है? देखो, लेट्स अंडरस्टैंड, स्टडी का प्रेशर तो डेफिनेटली 11th-12th में बच्चों को होता ही है कि परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती है उनको कि मुझे परफॉर्म करना ही करना है। प्लस एनवायरनमेंट क्रिएटेड होता है, या तो घर से आ रहा है, पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो बच्चे को लगता है एक्सपेक्टेशन है, पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है तो मुझे भी पढ़े लिखा होना ज़रूरी है। दूसरा कारण होता है कि पीयर प्रेशर होता है, फ्रेंड्स कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। कई बार बच्चे खुद की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, उनको परफेक्ट बनना है। जैसे हमारा सोशल मीडिया दिखाता है सब कुछ परफेक्ट है, सोशल मीडिया पे कुछ कोई फेल नहीं हो रहा, सब एंजॉय कर रहे हैं, सब अचीव कर रहे हैं, अचीवर्स हैं, अपनी अचीवमेंट डालते हैं। तो कोई भी जब फेल नहीं हो रहा तो उनको लगता है कि शायद मैं फेल हो जाऊंगा। जब हम कोटा की बात करते हैं तो जो ये जितने भी कॉम्पिटिटिव सेंटर्स हैं, इनमें जो बच्चे बहुत ही हाई परफॉर्मेंस वाले होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है कि जब बच्चा बहुत हाई, जो 10 बच्चे हाई परफॉर्मेंस वाले हैं, उनका ध्यान उन पे ज़्यादा रहता है क्योंकि नेचुरली उनका एक बिजनेस मॉडल है जिस पे वो काम करते हैं। कुछ गलत नहीं है, पर जो बच्चे थोड़े से भी कम परफॉर्मर्स होते हैं उनको लगता है कि सेल्फ एस्टीम कम हो जाते हैं, शायद मैं फेलियर हूँ, है ना, या मैं नहीं कर पाऊंगा, या ये सब कारण होते हैं। तो पढ़ाई एक सेकेंडरी इशू है, बाकी चीज़ें जो साइकोलॉजिकली हम एनवायरनमेंट में देखते हैं वो ज़्यादा हैं। अगेन, अगर कोई जेनेटिक फैक्टर होगा तो होगा। और हम बच्चों का कभी आईक्यू एप्टीट्यूड टेस्ट कभी नहीं कराया हमने। उनका एप्टीट्यूड है भी कि नॉन मेडिकल मेडिकल में नहीं, ये हमें नहीं पता होता, हम बस भेज देते हैं कि 10वीं में नंबर अगर 95% से ज़्यादा आ गए तो इसका मतलब बच्चा तैयार है मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए। जबकि हम देखते हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि ज़रूरी नहीं है कि 10वीं में बच्चे के 90% से ऊपर नंबर आए तो कि वो मेडिकल नॉन मेडिकल करना चाहता है और कर पाएगा। जब कोर सब्जेक्ट्स आते हैं, आपके फिजिक्स कोर आती है, मैथ्स आती है या बायोलॉजी आती है, शायद बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं बनता उसमें या करना ही नहीं चाहता, उसका एप्टीट्यूड ही नहीं है, फिर भी वो हम प्रेशर होता है तो कि, लेकिन फिर भी सीबीएसई देती है 6 महीने तक, सितंबर तक आप अपने सब्जेक्ट चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। लेकिन फिर ये होता है, नो लुकिंग बैक हो जाती है कि आप नहीं करना चाहते, आपने एक बार चॉइस बना लिया, अब आपको करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ कारण है कि जिस बच्चे वजह से, पढ़ाई में बेसिक कारण नहीं है बच्चों का, ये सब मिला जुला के सब कारण है, पेरेंट्स का, एनवायरनमेंट का, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। और कोटा भेजना, 10वीं के बाद बच्चा इतना मेच्योर नहीं होता इमोशनली कि आप इतनी दूर अपने बच्चे को भेजो। अभी आपने कहा कि और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपने बच्चे का आईक्यू लेवल चेक करना चाहिए। बिल्कुल करना है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं 10th या फिर +1 के बाद पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है कि नहीं तूने मेडिकल करनी है या फिर नॉन मेडिकल करनी है, कहीं वो कंपैरिजन फैक्टर? हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ा फ़र्क है कि हम ह्यूमैनिटीज़ वाली फील्ड में बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और ले रहे हैं। कुछ साल पहले, आज से 5 साल पहले जब मैं करियर काउंसलिंग करती थी तो मैंने देखा था कि अगर मैंने किसी पेरेंट को बोल दिया कि आपके बच्चा ह्यूमैनिटीज़ ले सकता है तो एक स्टिग्मा लगता था, नहीं नहीं क्यों मैम, कॉमर्स ही लेगा, चलो ह्यूमैनिटीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, कॉमर्स तो ज़रूर ही करेगा। कॉमर्स में इकोनॉमिक्स है, स्टैट्स है, मैथ्स है, वो नहीं कर पाता है बच्चा। तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न होता है कि आईक्यू और एप्टीट्यूड दोनों मिला के हमें टेस्ट करना चाहिए बच्चों का। अगर हम करते हैं, हमें सही दिशा मिल जाती है, आसान हो जाता है रास्ता, बच्चों के लिए भी आसान हो जाता है, हमारे लिए भी आसान हो जाता है। ज़रूरी नहीं है आप इंजीनियर बन के ही खुश रहेंगे, ज़रूरी नहीं है आप डॉक्टर बन के ही खुश रहेंगे। आपका बच्चा अगर डिप्रेशन में चला गया, दवाइयाँ में
चला गया कि उसको साइकियाट्री मेडिसिन लेनी पड़ी, उस डॉक्टर का क्या फ़ायदा? मेरा ये सवाल होता है। उस चीज़ का क्या फ़ायदा कि गिव अप कर दिया उसने लाइफ़ को, उसको सारी ज़िंदगी लगा कि मैं क्यों जी रहा हूँ या मेरे को क्यों जीना है। उससे अच्छा जो वो करना चाहता है, आप सब कुछ बच्चे की खुशी के लिए कर रहे हो, उसको अच्छे से अच्छा खाने को दे रहे हो, पहनने को दे रहे हो। फिर एक सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात है ना, उसमें भी एक्सेल कर ही जाएँगे। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं सब जगह कि ज़रूरी नहीं है डॉक्टर और इंजीनियर ही नाम कमाते हैं। ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, आर्टिस्ट बहुत अच्छा करते हैं, राइटर्स, आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट, आप लोग सब अच्छा ही कर रहे हैं। सबका नाम होता है, ज़रूरी नहीं है कि यही 2 फ़ील्ड हैं या कॉमर्स, इकोनॉमिक्स ही करना है, क्योंकि दुनिया को बताना है कि हमारा बच्चा कॉमर्स कर रहा है। ये तो हुई पेरेंट्स के एक प्रेशर की बात। अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया की, सारा ज़माना सोशल मीडिया का है। लगता है कि कहीं न कहीं वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है मेंटल स्ट्रेस को लेके? बिल्कुल, बहुत बड़ा प्रेशर है बच्चों पे आजकल। मैं हैट्स ऑफ करती हूँ आजकल की जनरेशन को, शायद हम नहीं डील कर पाते। कितना कुछ है उनको, फोमो किसको कहते हैं, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, हमारे फ्रेंड्स बाहर गए हैं तो मैं क्यों नहीं गया, उससे भी सैडनेस हो जाती है। देन अचीवमेंट का प्रेशर कि वो अचीव कर गया, एक बच्चा आईआईटी कर गया, उसने स्टोरी डाली अपनी कि मैंने आईआईटी कर, उस बच्चे का नीट में भी नहीं जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स में ही नहीं क्लियर हुआ, उस पे कितना प्रेशर है। प्लस उसके पेरेंट्स देख रहे हैं, प्लस हमने केसेस देखे हैं सोशल मीडिया बुलिंग के, कितने केसेस देखे हैं हमारे पास आते हैं, ब्लैकमेल के, और बहुत ऐसा कुछ है कि बच्चों को अब देखना पड़ता है हमारा सोशल मीडिया पे उसने ये हमारा मिसयूज़ कर दिया, अकाउंट ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो एक डिफरेंट पूरा सिनेरियो शुरू हो गया है कि जो डील करना पड़ रहा है। प्लस मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि सोशल मीडिया बहुत फेक है, बहुत कुछ सही नहीं होता है उस पे, जो दिखता है वो नहीं होता है। अगर कोई पार्टी कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है वो एन्जॉय कर रहा हो, वो एक मोमेंट की फ़ोटो पे हम जज नहीं करें। हम अपनी ज़िंदगी को देखें, कंपैरिज़न्स ना करें। हम देखें कि हमें क्या चाहिए, क्या हम जाना चाहते थे उस पार्टी में? नहीं जाना चाहते, लेकिन क्योंकि सब डाल रहे हैं, अब वैलेंटाइन्स आ रहा है, तो ये कितना प्रेशर है कि बॉयफ्रेंड होना चाहिए, नहीं है तो भी गिफ्ट मिलने चाहिए, क्या गिफ्ट मिलेंगे? इट्स ऑल अ मीडिया गिमिक। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये ज़रूरी नहीं है वैलेंटाइन्स मनाना, इट्स लाइक एन अदर डे। अगर आप किसी से प्यार करते हो, कोई आपसे भी ज़रूर, एक ही दिन ज़रूरी नहीं होता उसको दिखाने का, हर रोज़ दिखा सकते हो आप। सो उतना प्रेशर ना लें हम इन सब चीज़ों का। तो मैम आपके करियर का कोई ऐसा कोई केस सुसाइड का जो जो सुनकर आप हैरान रह गए हो कि ऐसे भी केसेस हो सकते हैं, आप हमारे साथ कोई शेयर करना चाहते हो? बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास एक्यूट डिप्रेशन के, एंजाइटी के। बुलिंग का बहुत बड़ा केस था मेरे पास, कि फ्रेंड्स के ने बहुत बुली किया क्लास में, बहुत ज़्यादा, इतना बुली कर दिया। जैसे मैं परसीव करती हूँ 6, 7th, 8th, ये 3 क्लासेस होती हैं जब बच्चों को बहुत बुलिंग होती है। मज़ाक बनाया जाता है बॉडी इमेज का या किसी और चीज़ का। वो बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था पर वो बहुत हेल्दी था, मतलब ही वाज़ ओबीस। तो उसको इतना ज़्यादा उन्होंने वो करा कि उसको अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड था, कि उसने कोशिश करी कि मैं करूँगा। थैंकफुली वो बच गया, और क्योंकि वो साइकियाट्री में आ रहा था इसीलिए वी कुड आइडेंटिफाई कि कुछ ऐसा कदम करेगा। तो हमने पेरेंट्स को पहले ही कहा था 24 आवर सुपरविजन चाहिए इस बच्चे को, तो वो बच गया। बट हम सेल्फ हार्म के तो रोज़ ही रोज़ केसेस देखते हैं कि बच्चे अपने आप को काटते हैं, जगह जगह पे इतना गुस्सा आ जाता है उनको कि वो, तो ये सेल्फ हार्म भी एक रेड फ्लैग ही है, कि इंडिकेटर है कि हो सकता है कि ऐसा नुकसान ना कर ले बच्चा अपना। तो ज़रूर आप हेल्प लीजिए, दैट्स माई। और स्टिग्मा हटाइए हमारे प्रोफेशन के साथ, कोई स्टिग्मा नहीं है। जहाँ लगे आपको साइकियाट्री में जाना, ज़रूर जाइए। ज़ुकाम खांसी के लिए आप ईएनटी के पास जा रहे हो, किडनी के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद गोइंग फॉर मेंटल हेल्थ टू अ मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट? वो हटाना ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि फैमिली मेंबर में अगर कोई लड़का या लड़की हो, अगर उसे मेंटल स्ट्रेस हो रहा हो, तो अगर वो अपनी फैमिली के साथ शेयर करता है तो उसे ये कहा जाता है कि नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं है। उसे डॉक्टर के पास भी, मतलब ऐसा ऐसा देखा जाता है कि वो डॉक्टर के पास जाएगा, हमारे बच्चों को क्या हो गया है, तो घर पे रह ठीक हो जाएगा। तो एब्सोल्युटली जानवी, ऐसा बहुत सारा होता है कि हमारे पास बच्चे खुद कहते हैं कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे काउंसलिंग चाहिए। तो पेरेंट्स कहते हैं हम माँ बाप हैं, हम तेरी काउंसलिंग करते हैं, तुम्हें पता हमने पैदा किया है तेरे को।
वो शायद आप उस लेवल दे गैप रहेगा आप में और बच्चे में कम्युनिकेशन का या किसी भी चीज़ का, या उसको अगर लग रहा है वो खुद से बोल रहा है बच्चा मुझे हेल्प चाहिए, क्योंकि आई थिंक सोशल मीडिया ने मेंटल हेल्थ की कुछ अवेयरनेस कर दी है। पैंडमिक के बाद थोड़ा फ़र्क पड़ा है कि हमें उतना स्टिग्मा नहीं है, फिर भी पेरेंट्स फोर्स करते हैं नहीं तू हमसे बात कर, और हमारे पास आते हैं तो साथ में बैठ जाते हैं कि नहीं मैम हमारे सामने बात करो। मैं कहती हूँ कि आप 2 मिनट बैठ जाओ, मुझे बात करने दो। अगर 18 साल से कम है तो कुछ मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। तो पेरेंट्स का ना एक बहुत क्योंकि हम उस जनरेशन से आए हैं प्रॉबेबली, जब मैं अपनी बात भी करूँगी कि जहाँ पे हमने कभी काउंसलिंग ली नहीं, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था तो कोई चाचा ताया बुआ या कोई कज़न बड़ा वो समझा देता था, कैथारसिस हो जाता था, हम बात करते थे। अब न्यूक्लियर फैमिली होने से एक एक बच्चा होने से हमें समझ में नहीं आता, या एक है या दो हैं, या तो हमें समझ में नहीं आता हम बात किससे करें घर में, ना तो वो कोई काउंसलिंग होती है ना वो। तो कोई हर्ज नहीं है कि हमारा बच्चा किसी और से बात कर रहा है, एडल्ट से बात कर रहा है, ताकि वो ट्रैक पे तो है, एटलीस्ट हमें ये अश्योरेंस है कि वो ऐसा कुछ गलत नहीं करेगा क्योंकि गाइडेंस मिल रहा है उसको। तो चाहे वो टीचर से हो चाहे किसी काउंसलर से हो, तो इग्नोर ना करें। पेरेंट्स और बच्चों में इतने गैप का क्या रीज़न हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स से इतना खुल के बात नहीं कर पा रहा, बट उसे कोई और चाहिए जो उसे समझा सके? तो रीज़न तो बड़े सारे हैं। पहला रीज़न ये है कि पेरेंट्स वर्किंग है, दोनों पेरेंट्स आजकल। पहले ऐसा होता था 80% औरतें घर पे रहती थी, हाउसवाइफ होती थी, 20% काम करती थी। अब सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, अब 80% बाहर काम करती हैं, हाउसवाइफ भी हैं, वो कुछ कुछ काम तो कर ही रही हैं। और ये एक मेन रीज़न है, जब घर पे ही नहीं है, मेड्स घर पे हैं, तो बच्चा किससे बात करे? जब मदर घर थकी हुई आ रही है, वो घर पे उसके पास और भी काम है, घर सँभालना ये सब। तो ये एक कारण है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम होना एक कारण है। दूसरा कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है, जब पेरेंट्स और बच्चे में कम्युनिकेशन गैप है, इसका मतलब आप अथॉरिटी ज़्यादा दिखा रहे हैं, आप उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर वो आपको ऐसा लग रहा है मैं पेरेंट हूँ तो मैं जो कह रहा हूँ वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता आजकल, ऐसा नहीं होता। तीसरा कारण है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है, या फिर बहुत ही परमिसिव है, बच्चे और हमारे फ्रेंड्स बन गए हैं। तो जब हम फ्रेंडशिप जोन में आ जाते हैं ना, तो हम डिसिप्लिन नहीं कर सकते बच्चों को। जब डिसिप्लिन नहीं कर सकते हैं तो बच्चे अपने रास्ते चल पड़ते हैं, फिर वो आपसे और दूर हो जाते हैं। तो ये 2-3 कारण है। पेरेंटिंग स्टाइल सबसे बड़ा कारण है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है ठीक से। वहीं उसी पेरेंटिंग स्टाइल पर ही मेरा एक अगला सवाल होगा कि क्या माता-पिता को बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि अगर तू इस चीज़ में फेल हो जाता है, तो ये भी ओके है, ये भी कोई ज़िंदगी की बहुत बड़ी हार नहीं है? एब्सोल्युटली। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम हर चीज़ बच्चे को बिना मांगे दे रहे हैं। तो जब ज़िंदगी आती है उसके सामने, जब 11-12 से शुरू हो जाती है कि उसको वो चीज़ें नहीं मिलती जो उसको चाहिए होती हैं, लाइफ में अचीवमेंट्स नहीं मिलती, स्कोर जो वो चाहता है। अब बच्चा हमारे पास आके कहता है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी नंबर नहीं आ रहे। तो ऐसा ही होता है, जब आप कई बार मेहनत का फल हमेशा पॉजिटिव नहीं हो सकता, कई बार आप उस मेहनत 100% देते हो फिर भी फेल करते हो, ये रियल लाइफ है। तो रियल लाइफ में बच्चों को डील करना नहीं आता, फेलियर से डील करना नहीं आता। ये चीज़ नहीं आती है उनको कि हम किस तरीके से अगर हम फेल हो जाते तो वो इमोशन जो हमारे अंदर आएगी उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है और उससे कैसे डील करना है। तो वो हमने सिखाया भी नहीं है। हमें हर समय बच्चा परफेक्ट चाहिए, हमें हर समय अचीवर चाहिए। अब वो बच्चे को लगता है कि अब दिस इज़ नॉट गुड, वेयर एज फेलियर जो लेसन साथ लेके आता है वो बहुत ही अच्छा होता है। वो रादर फेलियर इज़ अ ब्लेसिंग, दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि आपकी रीडायरेक्ट जब वो कर देता है ज़िंदगी को, वो शायद बहुत ही अच्छे तरीके से लेके जाती है आपकी ज़िंदगी और आप खुश रहते हो। तो आई थिंक दिस इज़ अ बेसिक थिंग पेरेंट्स को सिखानी चाहिए। अगर मैं आज की बात करूँ तो बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टडीज़ के लिए दूर रहते हैं, तो पेरेंट्स कैसे पता कर सकते हैं क्योंकि वो इतनी दूर हैं, कनेक्टिविटी कम है, जॉब पे गए हैं, 9 घंटे की जॉब है, फिर आया, फिर बच्चे का अपना पर्सनल टाइम है। तो मम्मी-पापा कैसे ये समझ सकते हैं कि हमारा बच्चा किसी मेंटल प्रेशर में है या उससे गुज़र रहा है? तो पहले हम समझते हैं रेड फ्लैग्स क्या हैं, अगर बच्चा घर रह रहा है या बाहर रह रहा है। तो घर रह रहा है तो सबसे पहला रेड फ्लैग है बच्चा कमरे से बाहर नहीं निकल रहा है और सारा टाइम सोशल मीडिया पे है, उसका स्क्रीन टाइम 7-8 घंटे है।
तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। दूसरा है, या तो बच्चा बहुत ज़्यादा खा रहा है या बिल्कुल खाना बंद कर दिया उसने, या फिर बहुत ज़्यादा सो रहा है, और या फिर बिल्कुल ही नहीं नींद आ रही है उसको, दैट्स अनदर थिंग। या बहुत उदास रह रहा है, बिना कारण रो रहा है, या उसको पैल्पिटेशन, वो खुद बता रहा है कि घबराहट हो रही है मुझे, है ना, खेलने नहीं जाना चाह रहा, दोस्त खत्म हो गए हैं, बिल्कुल कोई फ्रेंडशिप्स नहीं है। तो ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं जब बच्चे घर रह रहे हैं। अब आते हैं बच्चे जब बाहर रह रहे होते हैं। जब बच्चे आपके बाहर रह रहे हैं और आपका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आपकी 2 दिन तक कोई बात नहीं हो रही, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि आपका बच्चा क्या कर रहा है आपको नहीं पता चल रहा। दूसरी बात, आपका वो बात भी कर रहा है तो खिज के बात कर रहा है, इरिटेबल है। इरिटेबल घर में हो या बाहर में हो, जब टू मच इरिटेशन हो, हर बात पे इरिटेट हो रहा है, तो ज़रूर आपको हेल्प लेनी चाहिए। और बच्चा अगर बाहर है, आप उसके फ्रेंड्स के साथ, मेरा ये व्यू रहता है, ज़रूर मोबाइल ट्रैकर पे उसका लोकेशन हमेशा ट्रैक करें, हमेशा देखें कि वो कहाँ पे है। चाहे ना जाने की क्या कर रहा है, उतना माइक्रो मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए हमारा बच्चा कहाँ पे है, रात को वो कहाँ पे है। अगर वो लोकेशन ऑफ कर रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसा है जो आपको वो नहीं बताना चाह रहा। तो ये सारे फ्लैग्स हैं। और अगर आपके उसको हॉस्टल मेट से पता लग रहा है कि वो सही नहीं है, कुछ ना कुछ इंडिकेशन पेरेंट्स को मिल जाता है, जाके रहें थोड़ी देर वहाँ पे, 5-10 दिन निकालें, रहें, और आपको सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बहुत स्मार्ट नहीं हो सकते बच्चे, हमसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकते। अगर हम चाहें उनको आराम से पकड़ सकते हैं कि जल्दी से, और आइडेंटिफाई करके इंटरवेंशन कर सकते हैं। सो ज़रूर करें ये सब चीज़ें, देखें। अभी कुछ ही देर पहले आपने कहा था कि वैलेंटाइन वीक आ रहा है, तो बच्चों को होता है कि हमारा, या लड़कियों को बॉयफ्रेंड, या लड़कियों को होता है गर्लफ्रेंड। तो रिलेशनशिप कितना रोल अदा करता है, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि ये भी एक ना कहीं रीजन है मेंटल स्ट्रेस का। एब्सोल्युटली, रिलेशनशिप्स तो जब टीनेज में होते हैं ना, इनके रिलेशनशिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, पेरेंट्स एडवाइस नहीं इम्पोर्टेंट होती है। जो फ्रेंड्स ने कह दिया, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने कह दिया, क्रशेस होते हैं, है ना। और आजकल नया वर्ड आ गया सिचुएशनशिप, और बड़े सारे नए टर्मिनोलॉजीज जो हमारी साइकोलॉजी और साइकेट्री में तो कभी नहीं यूज़ हुए हैं, तो अब वो सारी चीज़ें आ गई हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन बच्चों के लिए रिलेशनशिप, और एक रिलेशनशिप में होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आप आपके बच्चों के फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप्स रखते हैं या ट्रैक रखते हैं, या आप अपने बच्चों के को इतनी फ्रीडम देते हैं कि वो हर रिश्ता आपके साथ आके शेयर करता है, तो आपको, आप एज एन एडल्ट आप समझ सकते हैं कि ये सही है कि गलत। एक और एडवाइस है पेरेंट्स के लिए, कभी उनके फ्रेंड्स को गलत मत कहिए, क्योंकि वो नहीं सुन सकते वो, है ना। अगर आपने ट्रैक पे उनको लाना है, अगर वो गलत फ्रेंडशिप्स में भी हैं, तो उनको गलत कह के वो नहीं सॉर्ट आउट होगा। तो आप किसी काउंसलर के पास जाइए, दे विल हेल्प यू कि किस तरह से उसको इस फ्रेंडशिप से बाहर निकालना है। और अब वैलेंटाइंस है, तो आप हर जगह देखेंगे स्टोरीज होंगी। तो ये जो बच्चे, जो स्टोरी कल्चर है ना, कि आज वो वीक है तो स्टोरी डालनी डालनी है। अब हमने देखा था जब अभी राम मंदिर इनॉग्रेट हुआ, सबकी डीपीज बदल गई, सबकी स्टोरीज पे वो था। तो ऐसा कुछ भी फेस्टिवल होता है, न्यू ईयर होता है, क्रिसमस होता है, तो मुझे ये नहीं समझ आता, हम पहले भी मना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया तो स्टोरी डालनी है, उसके लिए मनाना है, चाहे एक रोज़ खुद ही पकड़ के करना है। तो ये फॉल्स है, ये स्टोरी कल्चर में मत जाएं। फेक भी हो सकती हैं, हो सकता है कुछ भी ना हो, कोई रिलेशनशिप आपको लगे कि है, तो आप अपना रिलेशनशिप देखें, उसको मीडिया को दिखा के आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अपने आप से इंट्रोस्पेक्ट करें सब बच्चे कि क्या करना है, वैलेंटाइंस को इतनी इंपॉर्टेंस देनी है कि नहीं देनी। अभी हमें काफ़ी बच्चे सुन भी रहे होंगे, और उनमें से काफ़ी ऐसे होंगे जो मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे, बट उन्होंने कभी शेयर नहीं किया। अगर उनके लिए आप कोई टिप्स देना चाहते हो कि वो इस पूरी सिचुएशन को कैसे डील करें? वैलेंटाइंस की या डिप्रेशन? नहीं, नहीं, पूरी डिप्रेशन की, कोई मेंटल स्ट्रेस है या कुछ भी। सो मेंटल हेल्थ की सिचुएशन, सबसे पहले आप खुद भी आइडेंटिफाई कीजिए। बच्चों के लिए मेरे ये एडवाइस है कि अगर आप एक जगह पे बहुत देर तक बैठे हुए हैं, आपकी बॉडी मोशन में नहीं है, तो इमोशन हाई रहेंगी रहेंगी। अगर आपके अब 11-12 के बच्चों को लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी को मैंडेटरी बनाएंगे तो मेंटल हेल्थ इशू कभी नहीं होगा। आधा घंटा, 1 घंटा, 45, जितना टाइम आप जा सकते हैं, वॉक, जॉग, ज़ुम्बा, जिम, व्हाटएवर जो आपको पसंद है, ज़रूर करें।
क्योंकि खड़ा हुआ पानी स्टिंग करता है, बैठा हुआ इंसान इमोशनली हैवी हो जाता है। तो मत करिए, बैठिए मत, टू मच सिटिंग आवर्स मत दीजिए। हर 2 घंटे में थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लीजिए, थोड़ा-सा ब्रेक ले लीजिए या व्हाटएवर यू कैन डू। सेकंड, अगर बहुत ज़्यादा उदासी हो रही है या बहुत ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप हेल्प लीजिए, है ना? अब पेरेंट्स को बताइए कि मुझे दिक्कत आ रही है, पेरेंट्स नहीं समझ रहे तो अब तो फ्री ऑनलाइन सेशंस देती है गवर्नमेंट की तरफ से भी, फ्री हेल्पलाइन है। आप उनको कॉल करें, आपके पास काउंसलर ऑन द फ़ोन होगा एंड यू कैन ऑलवेज़ टेक हेल्प। जनरल बात कीजिए, मेरा पर्पज़ है कि बच्चे ज़रूर हेल्प लें, अगर लग रहा है। टू मच स्क्रीन टाइम इज़ वेरी बैड, आपकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन को वो 10 टाइम्स बढ़ा देता है। अगर आपका स्क्रीन टाइम 4 या 5 घंटे से ज़्यादा है, दैट मीन्स यू विल लैंड अप इन अ साइकियाट्री क्लिनिक फॉर श्योर। कंसिस्टेंट अगर ऐसा रहेगा, एंग्जाइटी होएगी होएगी, हो ही नहीं सकता नहीं। कंसंट्रेशन स्पैन आपका कम होगा स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से। बिंज वॉचिंग मत कीजिए, मत देखिए नेटफ्लिक्स, इन सब को पैसे मत कमा के दीजिए आप लोग। बी सेंसिबल कि कितना कट आउट करना है। ज़रूर देखिए एंटरटेनमेंट, बट टाइम अपना डिवाइड करिए और अपने मूड के हिसाब से अपने गोल, आज मेरा मूड सैड है तो मैं नहीं पढ़ता या नहीं पढ़ती। मूड चेंज हो सकता है आप चाहें तो। जैसे आपको जब गुस्सा आ रहा हो और बाहर से कोई गेस्ट घर में आ जाए, आप सब शांत हो जाते हैं, हम लोग सब, है ना? और हमारा सडनली स्माइल आ जाती है, तो मूड हमारे हाथ में होता है। तो मूड के हिसाब से ना पढ़ें। अगर डिमांड है उस टाइम की पढ़ना है तो पढ़िए, पर गोल पे फोकस करिए, ज़रूर करिए। प्रेशर नहीं लेना है, फेल होने से डरना नहीं है। ये तो हो गए बच्चों को लेकर टिप्स। पेरेंट्स को अगर आपको ये एडवाइस देना चाहते हो। ओके, पेरेंट्स के लिए माइक्रो मैनेज मत कीजिए, ये खा ले, ये पहन ले, ये कर ले। तो जब आप ऐसे करेंगे एडोलेसेंट बच्चों को, तो वो इरिटेट होते हैं, है ना? तो मैंने किताब लिखी है द हिडन माइंड, विच इज़, जो मैंने अपने केसेस जितने देखे हैं एडोलेसेंट पेरेंटिंग के ऊपर, ये वो पेरेंट्स के लिए किताब, बच्चों के लिए नहीं है। कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। अगर बच्चा आपका उदास है, उसका मन नहीं है आपको कुछ बताने को, तो उसके सिर पे चढ़ नहीं जाएंगे कि नहीं मुझे बता, अभी बता। उस केस में क्या होता है, बच्चा कोई स्टोरी बना के बता देता है कि इनसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे वो स्टोरी बतानी है। दूसरा, रिस्पेक्ट कीजिए उनकी बाउंड्रीज़ को। अगर वो कमरे में बंद होके कुंडी नहीं लगाए, वैसे रहना चाहता है, तो ये मत बोलिए बार बार तू सारा दिन कमरे में रहता है। आप जाइए उसके कमरे में, बैठिए उसके साथ, कोशिश कीजिए उसको बाहर लाने की, बट डेफिनेटली टू मच माइक्रो मैनेज नहीं करना। वो बड़े हो गए हैं, एडोलेसेंट हैं, उनको एक आइडेंटिटी चाहिए, उनको एक स्पेस चाहिए, वो ज़रूर दें। और रेड फ्लैग्स जैसे मैंने कहा वो आइडेंटिफाई करें। जी, जी, तो बिल्कुल जैसा कि मैम ने बताया कि आजकल के टाइम में सोशल मीडिया भी काफ़ी बड़ा हाथ निभा रही है मेंटल हेल्थ को लेकर, जहाँ पेरेंट्स को बच्चों के सिचुएशन को समझना चाहिए, तो वहीं बच्चों को भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर वो किसी चीज़ में, चाहे फिर वो नौकरी हो, चाहे फिर वो कोई एग्ज़ाम हो, अगर उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो जो उन्हें लेसन्स मिले हैं, उन्हीं से सीख लें। और साथ ही पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को समझना चाहिए, तो वहीं बच्चों को भी पेरेंट्स के साथ अपने दिल की बातें शेयर करनी चाहिए।